हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मस्त झकास एकदम। ओके, तो यस, दिस इज आर के पांडे। इट्स योर स्मॉल ब्यूटीफुल चैनल आर के पी क्लासेस। ओके, तो यस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस होते हैं 99%। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यस, फिजिक्स इन इंटरेस्टिंग स्टाइल विद आर के पांडे, इट्स मी। तो आज मैं आपके सामने पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज TIR? दैट मीन्स टोटल internal reflection. What is total internal reflection? किस चिड़िया का नाम है, कहाँ रहती है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, शॉर्टकट नेम TIR। हम लोग शॉर्टकट जल्दी बना लेते हैं। तो देखो बच्चे, स्टूडेंट, मैंने कल आपको बताया था उस नेक्स्ट टॉपिक पे कि जब हम लाइट रे को डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम सेंड करते हैं तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होता है। लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा था और मैक्सिमम पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा था। तो हमने क्या किया कि जैसे जैसे वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज की थी, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही थी, है ना। और एक लिमिट ऐसी आई थी कि जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान इतना कर दिया था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया था, जिसके लिए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा था। क्रिटिकल एंगल, क्लियर? तो बस उसी के आगे अपनी स्टोरी को बढ़ा देना है। अब हम क्या करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देंगे। तो जब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगी तब क्या होता है, देखते हैं। तो दो बातें मेरे सामने निकल के आई हैं स्टूडेंट। फर्स्ट, डेंसर टू रेयर, रिमेंबर दिस, डेंसर टू रेयर मीडियम, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सर जी, क्रिटिकल एंगल, ठीक। ये दो बातें समझ में आई। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी कर दी। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती है तो जो डेंसर मीडियम का सरफेस होता है, इट वर्क्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करने लगता है और जैसे ही लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है, ऐसे आ रही है, वाह वाह वाह, दिल्ली से आ रही है हमारी लाइट रे, और ये क्या हुआ, पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, और होने के बाद चूंकि सरफेस वर्क एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसी एंगल से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है। बात क्लियर हो गई? तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किससे? फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट रे रिटर्न्स इट्स ओन मीडियम आफ्टर कोलिजन या आफ्टर इंसिडेंस। बात समझ में आ रही है? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस फिनोमेना that there will be no loss of energy, no loss of intensity. लाइट रे में लाइट जो एनर्जी है उसका जरा सा भी लॉस नहीं होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ऐसा माना जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में।
तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई। उसमें पूछ लेता है कि व्हाट इज द कंडीशंस, द इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द TIR। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशन। फर्स्ट इज द लाइट रे should pass from denser to rarer medium, and another angle of incidence should be greater than critical angle। इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज द फिगर, मैंने डेंसर मीडियम में ग्लास ले लिया, रेयर मीडियम मैंने एयर ले लिया। दिस इज द जो रेयर मीडियम ऐसे, और ये क्या है बेटा, डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। This is point of incidence. What is the point of incidence? What is this? So this is the normal. Reflecting ray. स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या सर जी रिफ्रैक्शन में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो यस, होता है। इससे जुड़ी हुई 3 बातें हैं आपको, अगर आप इन चीज़ों को आप पढ़िएगा। एप्लीकेशन है इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन इज माई रेज, व्हाट, माई रेज। नेक्स्ट इज लूमिंग, एंड अनदर इज ऑप्टिकल फाइबर। ये 3 इसके एप्लीकेशंस हैं। आप इनको बुक से रीड करिएगा। जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है पर्टिकुलर कमेंट कीजिए, उसके लिए पर्टिकुलर मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, ऑप्टिकल फाइबर के लिए बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये तीनों TIR पर डिपेंड है, माई रेज हो, लूमिंग हो, ऑप्टिकल फाइबर हो। ऑप्टिकल फाइबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और माई रेज दोनों पढ़ना। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, ठीक है। इसका वर्क क्या है कि जो लाइट मैसेज होते हैं, लाइट मैसेज मतलब लाइट से मैसेज भेजा जाता है, तो उसको हाई इंटेंसिटी पर विदाउट एनी एनर्जी लॉस के वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करने के लिए इसका वर्क किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, TIR। तो TIR is an instrument which is depending on the principle of, optical fiber is an instrument which is depending on the principle of total internal reflection, ठीक है। It's used to send the light messages without any energy loss from one point to another point, okay, this called optical fiber। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बना के दे दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? एनी प्रॉब्लम? ठीक, ये चीज है। अच्छा, हटा देता हूं इसको। इतना समझ में आ गया? चलिए, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, स्टार्ट कर दूं, हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं यारा ये प्यार कैसे होता है। सच में यार, फिजिक्स से मुझे बहुत प्यार हो गया। आई लव फिजिक्स। मैं फिजिक्स खाता हूँ, हाँ लाओ, फिजिक्स पीता हूँ। ठीक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। क्या, कहाँ पर? क्या सर रिफ्रैक्शन दोबारा पढ़ा रहे हैं? क्या दोबारा पढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्शन? नो, रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस पे मैं रिफ्रैक्शन की फिनोमेना बता रहा हूं बेटा। बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE NCERT पैटर्न में ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक छोटी से छोटी बात आपको बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखना, पूरा नोट्स बनाना, तो ही आप बेटर कर पाओगे। क्लियर? तो देखिए, ये मैंने सपोज किया कि ये कोई कॉनकेव सरफेस है। व्हाट इज दिस? तो दिस इज द कॉनकेव सरफेस। ऐसे ये मैंने सपोज कर लिया।
दिस इज द डेंसर मीडियम। जब मैं बनाया करूं मेरे साथ आप लोग भी जो इस बना लिया करें इसको फटाफट। दिस इज द डेंसर मीडियम, क्लियर। ऐसे यहां से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे ध्यान देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ओ, पी इज द पोल, दिस पॉइंट सपोज किया एम, ये एम डैश, क्लियर। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, O is point object. What is O? Point object. O is point object. क्या होगा, क्या कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखेंगे बातों को, फिगर बस बनाना सीख लीजिए, ठीक। तो रे डायग्राम इसका क्या है, यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट O से एक लाइट रे इस तरीके से गई, ऐसे देखिए। अच्छा, हमें इसका नॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है? इसका नॉर्मल, इस पॉइंट का नॉर्मल। तो मैंने बताया कि हमेशा जहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाए ऐसे, तो मैंने इसका जो नॉर्मल बना दिया, आप ध्यान देंगे, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। मैंने इस तरीके से इसका नॉर्मल बनाया। बोले सर जी नॉर्मल बना रहे हो कि फुस्सू बना रहे हो सपोआ? तो दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया इस तरीके से, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो अब आप ध्यान दीजिए बेटा, तो हुआ क्या कि ये जब लाइट रे गई तो आपको पता है कि दिस इज द रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम में मैं एयर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एयर। और ये होगा डेंसर मीडियम जिसमें मैं ग्लास ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ग्लास। ये डेंसर मीडियम हो गया। तो अब रेयर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट पास थ्रू होती है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। इट्स बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब इस तरीके से, इसको अपने ओन पाथ पे इस तरीके से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस तरीके से ऐसे चली जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी ऐसे, ये, और यहाँ पर ऐसे। तो जब इस तरीके से बेंड होगी तो अगर हम इस रे को इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे डॉटेड, मैंने बताया था कि जब वर्चुअल इमेज बनता है, कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज जब बनता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें फील होती हैं, ऐसा लगता है अंदर से आ रही रेज, अंदर से। तो ये देखिए इस तरीके से जब गया तो लाइट रे इस तरीके से हमने सेंड की और यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, रिफ्रैक्शन। ये मिरर बिल्कुल नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन लें, कॉनकेव सरफेस है ये, ठीक, मिरर नहीं है ये। अच्छा, तो ये ओ हो गया। इसके पहली लाइट मैंने रे तो ऐसे ही सेंड कर दी, दूसरी लाइट रे इस तरीके से जाएगी, और एक रूल मैंने आपको बता रखा है कि रिफ्रैक्शन में, नहीं बताया तो आप समझ लेंगे, जैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और अगर कोई लाइट रे नॉर्मली 90 डिग्री पर इस तरीके से सेंड किया जाता है तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, बिना कोई भी डिफ्रैक्ट नहीं होता, लाइट रे अपने बिल्कुल जैसे 90 डिग्री पे आई वैसे ही सीधे निकल जाएगी। तो ये रूल होता है। तो ये दूसरी लाइट रे इस तरीके से जाएगी, और जब इसको हम पीछे डॉटेड मिलाएंगे तो ये भी कहीं पर यहाँ पर आके मिल जाएगी, चूंकि ये मिल। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों पॉइंट मिले आके यहाँ पर बन गया इमेज। क्या बन गया? इमेज। ये नॉर्मल है, ये अपनी इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया? आई। बहुत क्लियर कर लें, आई हो गया। ये मैंने क्या बताया, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया सी, ये सपोज कर लिया पॉइंट ए, ठीक, ये एम डैश। क्या फिगर बनाना यहां तक आ गया? अच्छा, आर तक की डिस्टेंस को, आर को हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर। लाइट रे को हम इस तरीके से सेंड कर रहे हैं तो हमेशा कैसे लिए जाएंगे ये डिस्टेंसेस? निगेटिव। आई है, इमेज है, इमेज कैसे आ जाएगी? निगेटिव। ये वी है, निगेटिव। देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हो जाएगी? निगेटिव। ये ओ से डिस्टेंस हो गई। मतलब क्या हुआ कि ओ पी इक्वल्स टू दिया माइनस का यू, आई पी इक्वल्स टू दिया माइनस का वी,
सी पी इक्वल टू दिया माइनस का आर, ये वैल्यू हमको दी गई है। यहां पर एंगल ऑफ ये इंसिडेंस बन गया, रिफ्रैक्शन के बाद उस तरफ यहां पर क्या बन गया, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये वाला। अरे भाई याद नहीं है क्या, जब इस तरीके से लाइट रे आती थी और ऐसे बेंड कर जाती थी, ये डेंसर में सॉरी रेयर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, तो जब बेंड करेगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल जो है रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। क्लियर, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो अब हम थ्योरी पे जाएंगे। थ्योरी क्या कहेंगे इसको, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा मैं पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा है ना। सुनो, सपोज एम पी एम डैश इज अ कॉनकेव सरफेस विच हैव या हैविंग पोल P and center of curvature C. CP अभी देख रहे हैं ना, CP is the principal axis and O is the point object situated on principal axis. ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। CA इज द CA और आगे यहां पर जिस पॉइंट पर जा रहे इसको N सपोज कर लिया मैंने पॉइंट, तो CN इज द नॉर्मल, CN इज द नॉर्मल। फर्स्ट लाइट रे, व्हेन फर्स्ट लाइट रे विल पास फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट O एंड, ठीक है, एंड इंसिडेंट ऑन पॉइंट A, इंसिडेंट ऑन पॉइंट A, then there become the refraction of this ray and there forms angle of incidence on the rare medium and angle of refraction on the denser medium. बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब दो मीडियम होते हैं तो दो, मैंने आपको बता रखा है कि दो इंडेक्स भी होते हैं, मतलब सपोज इसका n1 इंडेक्स हो गया और इसका n2 इंडेक्स हो गया, तो अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1, वेयर n इज द index of second medium with respect to first medium, index of second medium with respect to first medium. Suppose किया कि this angle is alpha, this angle is beta, this angle is gamma. OIC alpha beta gamma, OIC alpha beta gamma, इस तरीके से OIC O अल्फा I बीटा C गामा। अरे वाह, OIC अल्फा बीटा गामा, ये तो सर जी याद हो गया हमको, OIC अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो जाएगी ये बात, ये मैंने एंगल सपोज किए, मान लिया। अच्छा, तो लाइट का एक रूल और है जो ज्योमेट्री से रिलेट होता है, मैंने बता रखा है। इस तरीके से लाइट रहे तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल R है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, R। बोलो, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वी टेक ट्रायंगल, कौन सा, OAC, OAC, चलो देखो, तो इसको इस तरीके से किया, देखो बनाते कैसे, ये इस तरीके से एंगल बनाए हमारे, ये O, ये A, ये C, और ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये एक्सटर्नल एंगल है और मेरा रूल कहता है एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ स्ट्रेट इंटरनल एंगल। ठीक, मतलब ये हुआ कि क्या, देखो मैं लिख के बता रहा हूं, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल कौन सा, AO प्लस का एंगल कौन सा AOC। AC भी हमने सपोज किया है गामा, CAO मतलब ये वाला पूरा एंगल कितना है, I प्लस का AOC कितना है, अल्फा। या अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो गामा माइनस का अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। नहीं आया क्या, इतनी बात समझ में नहीं आई, मतलब एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ स्ट्रेट इंटरनल एंगल। नाउ
बाई ट्रेंगल, अब दूसरा ट्रेंगल लेंगे, कौन सा, छोटा वाला, IAC, IAC। तो IAC जब ले लिया तो उसमें भी फिर से वही फिगर बनेगा, देखो ये वाला, तो ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ स्ट्रेट इंटरनल एंगल, मतलब R प्लस का बीटा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला एंगल लिया तो ये वाला छोटा बुदा न छोटा ले मिला, आल हो गया, यहाँ पर ये बीटा हो गया, तो ये दोनों जोड़ लिया। तो यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, गामा माइनस का बीटा। आहा, वाह वाह। इक्वेशन सेकेंड, नाउ बाय स्नेल्स लॉ, नाउ बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ कहता है 1n2 मतलब n इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R, R। ठीक, या इसी को मैंने आपको बताया कि n को क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बुक्स में इंडेक्स को n न सपोज करके म्यू सपोज किया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम है। तो जहाँ जहाँ भी n रखा है वहाँ वहाँ आप म्यू रख लीजिए। ओके, तो दिस इज द स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पर एक बात जानकारी के लिए, सपोज किया जाता है कि ये जो कॉनकेव सरफेस है, अगर इसका डायामीटर बहुत छोटा हो, डायामीटर क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो, और अगर छोटा लिया जाए तो जो A पॉइंट है वो नियरेस्ट बिल्कुल करीबन वही हो जाएगा, पॉइंट P पास में आ जाएगा। यहां पर एंगल रेडियन में मीजर होंगे, काय में, रेडियन में अगर हम मीजर करें, मैंने क्या बताया कि अगर जो कॉनकेव सरफेस है छोटा लिया जाए, मतलब डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो A पॉइंट तकरीबन P के पास आ जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, जब पास आ जाएगा उसके, ठीक है, तो एंगल क्या होगा, वो छोटे हो जाएंगे, रेडियन में सपोज करना पड़ेगा। इस सिचुएशन पर साइन I इक्वल्स टू I एंड साइन R इक्वल्स टू R, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, मतलब एंगल के बराबर डायरेक्ट, एंगल के बराबर डायरेक्ट वैल्यू होती है। ये रूल भी है ट्रिग्नोमेट्री का, मैथमेटिक्स का रूल है, फिक्स रूल है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि एंगल जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, ये बार बार नहीं बताऊंगा, टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, मतलब टेन I इक्वल्स टू I, टेन R इक्वल्स टू R। क्लियर बच्चे, इतनी सी बात क्लियर हो गई। इसको जल्दी से छापा जाए, टीपो फिगर बना के इतना जल्दी से टीप लिया जाए। मैंने बताया एन को, एन के बदले इसको मुंह लगाना हो तो मुंह लगा रहे हो, ठीक, लगाओ जल्दी से। ये म्यू, इट आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेक्स, ठीक है, हटा दूं, ठीक है, क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस न जाना, बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आँखों से देखूं सुबह का आना। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो हमने बताया साइन I इक्वल्स टू I, साइन I इक्वल्स टू R, मतलब I अपॉन R इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, तो लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी जाती है। तो साइन I इक्वल्स टू I बराबर वैल्यू क्या है, गामा माइनस का अल्फा, साइन R इक्वल्स टू R, और R की वैल्यू क्या है, गामा माइनस का बीटा, इक्वल्स टू यहाँ क्या है, N2 अपॉन N1। मैंने बताया कि N2 N1 प्रॉब्लम हो तो μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1, जैसे लेना हो वैसे ले लीजिए। मैंने N2 अपॉन N1 ले लिया। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें पता है गुलशन। क्लियर, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, ये आ जाएगा गामा N1 माइनस का N1 अल्फा इक्वल्स टू ये आ जाएगा
गामा N2 माइनस का बीटा N2, मैं गामा को एक तरफ ले आऊँगा, अल्फ़ा को उधर सेंड कर दूंगा, ये माइनस इधर प्लस, ये प्लस इधर माइनस, गामा N1 माइनस का गामा N2 इक्वल्स टू, ये प्लस में जाएगा M1 अल्फ़ा माइनस का क्या आ जाएगा N2 बीटा या बीटा N2 जो भी लिखना चाहो, बीटा N2। इसको सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन क्या थर्ड। नाउ बाय फिगर, ठीक। फिगर में क्या देखेंगे, नई चीज क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मली इस तरीके से मिला देंगे यहाँ से ऐसे, इसको कुछ भी मान लो क्या पॉइंट, बी पॉइंट सपोज कर लिया मैंने, बी पॉइंट है, बी बीटा नहीं है, बी पॉइंट हो गया। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर देखो पूरा एक ट्रायंगल बनने लगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो हम करेंगे क्या, जिसका 90 डिग्री एक एंगल है ना, ठीक है। अच्छा तो देखो इसको, तुम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें, तो मैंने अभी बताया चूंकि बहुत छोटे, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा है ना थीटा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ABO, ठीक है, ब्रैकेट लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ABO। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अच्छा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, इसकी हाइट में सपोज कर ले, हाइट को हमेशा h से ही तो सपोज करते हैं, h मान ले, कोई कुछ भी मान लो, h जरूरी नहीं h हो, आप x मान लो, y मान लो, z मान लो, p मान लो, कुछ मान लो, तो ये आ गया h अपॉन, अच्छा पूरी डिस्टेंस कितनी है u, और माइनस में तो माइनस का u, ठीक। सिमिलरली बीटा इक्वल्स टू tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन माइनस का v, क्यों, चूंकि ये वाली डिस्टेंस, अब चूंकि ये वाला कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, लिख देंगे इन ट्रायंगल ABI, ये वाला ABI, ये वाला ट्रायंगल, ये आ गया, ठीक। अच्छा अब इसके बाद ले लेंगे गामा, तो गामा इक्वल्स टू tan गामा इक्वल्स टू h अपॉन माइनस का r है, माइनस का r आ गया। ये तीनों वैल्यू ले ली, और ये वैल्यू, ठीक है, लेकिन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो गामा की वैल्यू क्या, अच्छा एक चीज और करेंगे इसमें, इक्वेशन थर्ड आप सपोज अब कर ही रहे, चूंकि गामा को एक तरफ कर चुके हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसे जब गामा वैल्यू कॉमन ले लेंगे, तो N1 माइनस का N2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा N1 अल्फ़ा माइनस का N2 बीटा, ये है इक्वेशन थर्ड, ठीक। ये वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, ये वाला इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में देखते हैं, चूंकि एक बार नहीं फिर 2 बार वैल्यू रखनी, प्रॉब्लम नहीं, 2 बार रखनी पड़ेगी, बात वही है। तो h गामा की जगह पर वैल्यू आ गई h अपॉन माइनस का r इन ब्रैकेट में क्या है N1 माइनस का N2 इक्वल्स टू N1, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू h अपॉन u, तो h अपॉन u माइनस का, ये बीच में माइनस लगा है, माइनस का N2, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू h अपॉन v, तो h अपॉन माइनस का v, ऐसे यहाँ तक आ गया। इसको भी छाप लिया जाए, टीप लिया जाए, छाप लिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो छाप लिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, आ गया, स्क्रीनशॉट लो, ओके, इरेज कीजिए, दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया स्टूडेंट। रब्बा कोई तो बताए, रब्बा कोई तो बताए, फिजिक्स होती है क्या, जैसे मैंने पढ़ाया वैसी होती है क्या, है तो सर जी ये क्या गा रहे हैं, ऐसा तो गाना नहीं सुना। अच्छा इसमें देखते हैं, तो ये आ गया h अपॉन माइनस का r इन ब्रैकेट N1 माइनस का N2 इक्वल्स टू, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो दोनों से कॉमन आ रहा है माइनस, क्या कॉमन आ रहा है h, तो आप अभी केवल h कॉमन ले लीजिए, क्या ले लेंगे h कॉमन इन ब्रैकेट, अंदर क्या आ जाएगा N1 अपॉन माइनस का
u माइनस माइनस प्लस का n2 अपॉन v, n2 अपॉन v, ये वैल्यू h से h मर गया, h से h मर गया, माइनस इधर है उधर मल्टी भेज दो तो n1। अब बच्चे मैथ इतनी तो आपको आनी चाहिए, मालूम है जो स्टूडेंट हैं, वाह मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतने प्यारे स्टूडेंट की मैथ नहीं आ रही है वाली। आर को उधर सेंड कर दिया तो जब करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देगा, बताओ नहीं कर देगा क्या? तो यहाँ पर ये कर देगा, या अगर नहीं कराना है तो आप माइनस को यही बनाए रखिए, इसको ऐसे ही रख दीजिए, तो ये प्लस वाला आगे कर लीजिए, तो n2 अपॉन v और माइनस का n1 अपॉन u। ठीक, ये बात समझ में आ गई है। इसी को स्टेप एक और स्टेप सॉल्व करके लिख लेता हूँ, n2 अपॉन v माइनस का n1 अपॉन u इक्वल टू माइनस का इसी मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस। इसी का शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा और शॉर्ट कर लिया जाए, सर जी हमको थोड़ा सा और शॉर्ट करके बता दीजिए, केवल एक ही इंडेक्स रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि अगर n2 अपॉन n1 मिल रहा है तो हम उसको n लिख सकते हैं, मतलब वही चीज़ है कि अगर म्यू कस 2 है तो μ2 अपॉन μ1, अगर म्यू रख रहे हो तो म्यू रख सकते हैं, वही बात है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस वाले स्टेप में यहाँ से n1 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? पूरे से n1 ले लिया कॉमन, तो कॉमन का मतलब समझते हो, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो ये आ गया इस तरीके से, ये भी तो अपॉन में है, डिवाइड हो गया n1 माइनस का n1 अपॉन में n1 तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन u तो बचेगा। यहाँ से भी n1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर अंदर क्या बचा? ऊपर से ले लिया है n1 कॉमन, तो ऊपर आ जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस का n1 अपॉन n1 मतलब 1 अपॉन में r। अब ये मैथ देखो भाई आपको आनी चाहिए, ये आनी चाहिए भाई, ये आनी चाहिए। तो n2 अपॉन n1 को आप रिप्लेस कर सकते हो काय से, तो ये आ जाएगा n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल्स टू n माइनस का 1 अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑन कॉनकेव सरफेस। नोट डाउन कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट जल्दी से। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये मैसेज, ये डेरिवेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलो, और जो बच्चों को ज़रूरत है इन वीडियो की, जो देखना चाहता है उन तक पहुंचा दो यार। यस आई एम आर के पांडे फॉर योर फिजिक्स। ओके, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।